हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ध्यान दो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कल पढ़ लिया था। हेरिटेज, देन कल्चर। हेरिटेज में हेरिटेज की डेफिनेशन आएगी, जो डेफिनेशन इसमें है वही लिखेंगे। फिर कल्चर, कल्चर की क्या डेफिनेशन है वो। फिर नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात की टेक्स्ट बुक है, गुजरात में रह रहे हैं और गुजरात की एग्ज़ाम देनी है हमें, तो इसमें गुजरात का भी कल्चरल हेरिटेज दिया हुआ है। देन गुजरात में जो फेयर्स हैं, जो फेमस है बहुत ज़्यादा, तो वो फेयर्स के बारे में भी पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स में वेरियस ट्राइब्स हैं, नेग्रिटॉइड, एस्ट्रोलॉइड, द्रविडियंस, मंगोलॉइड, आर्यंस और अदर ट्राइब्स, जिसके बारे में थोड़ा सा ही दिया है, वो भी पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये सारा जो कल्चर, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, जितना भी हेरिटेज हमने पढ़ा है, इसको प्रिजर्व कैसे करना है, इसको बचाना कैसे है। देखो, इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट इंडियन स्क्रप्चर, विष्णु पुराण स्टेट्स। तो विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि इंडिया का लैंड या इंडिया कितना ज़्यादा फैला हुआ है, इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो विष्णु पुराण में बताई हुई है। विष्णु पुराण में बोला है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम, मतलब समुद्र के उत्तर में, इंडियन ओशन के उत्तर में, नॉर्थ में, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के साउथ में जो लैंड का पार्ट है उसको बोलते हैं भारत या फिर इंडिया। तो देखो, ये पुराना इंडिया का मैप है जो आज के समय पर बहुत ज़्यादा वायरल होता रहता है, अखंड भारत जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहले के समय पे ये इंडिया का मैप था। In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsh, Bharatkhand, Jambudweep and Aryabhat etc. words are used while taking resolution. Resolution का मतलब होता है जब कोई शपथ लिया जाता है ना, शपथ को बोलते हैं resolution। जब भी कोई नया राजा महाराजा बन रहा है, जब वो कोई resolution लेगा, तब ये सारे नामों का यूज़ होता है, ये डिफरेंट नेम्स का यूज़ होता है। ये इंडिया के अदर नेम्स हैं। आवर कंट्री इज़ गिफ्टेड विद नेचुरल बाउंड्रीज, तो हमारी कंट्री को नेचुरल बाउंड्रीज से गिफ्ट किया गया है गॉड द्वारा। क्या नेचुरल बाउंड्रीज है? इधर ओशियन है, इधर हिमालय है, इधर हिमालय है, इधर माउंटेन्स है। तो ये है इंडिया का नेचुरल बाउंड्री, जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करते हुए आया है स्टार्टिंग से। देखो, ये इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में हमने देखा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम एंड नाउ एरिया वाइज इंडिया की जो रैंक है वो 7th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज 2nd रैंक है। इट हैज़ 8 नेबर्स अराउंड, इंडिया के अराउंड 8 नेबर्स हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड 9th की टेक्स्ट बुक में हमने डिटेल में पढ़ा था इंडिया की लोकेशन के बारे में, एरिया के बारे में, नेबर्स के बारे में, तो इसलिए इस बार नहीं दिया गया। 7th रैंक है इंडिया की लोकेशन के मामले में। तो देखो बाकी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट पे रशिया है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th पे इंडिया। इंडिया के बाद 8th पे अर्जेंटीना है, 9th पे कजाकिस्तान है और 10th हेरिटेज। अब ये जो डेफिनेशन है इसको ध्यान दो, ये तुम लोग गलत नहीं करना। हेरिटेज इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स। ये रेड है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। हेरिटेज डैश इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स, क्या होगा आंसर? हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज इज डिफाइंड एज द वैल्यूड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स सच एज कल्चरल ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड नेचुरल लैंडस्केप्स पास डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस। तो बोला ये जा रहा है कि हेरिटेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक वैल्यूएबल चीज़ है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू के देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल को जिसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे फोर फादर्स ने कुछ लैंग्वेज बना के दी हमको, हिंदी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, क्या हम उसको टच करके देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते ना, तो वो इनटेंजिबल हेरिटेज है। ठीक है, तो इनटेंजिबल, टेंजिबल जो भी वैल्यूज़ हमें मिली है, जो भी एसेट्स हमें मिले हैं, जैसे कि कल्चरल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स जो बना के गए होंगे, किले, महल एक्सेट्रा, और नेचुरल लैंडस्केप, जो नेचर से रिलेटेड लैंडस्केप्स जो हमारे पूर्वजों ने यूज़ किया और फिर हम तक हमारे लिए बचा के रखा, हम तक पास डाउन किया उन्होंने, वो भी हेरिटेज का पार्ट है। एग्जाम्पल देखो,
हिस्टोरिकल साइट्स, म्यूजिक एंड डांस, लिटरेचर, रिलीजन, लैंडस्केप, वेजिटेशन, रिवर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल है इसके। आया समझ में? हेरिटेज में इतना लिखोगे 2 नंबर पक्के हैं, 2 मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 3 नंबर के लिए आएगा तो अभी तुम इतना लिख सकती हो। इसके बीच में एक लाइन और ऐड हो जाएगी कि हेरिटेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, एक लाइन और ऐड कर दो, सारा लिख दो, 3 नंबर पक्के हैं। अब पढ़ना है कल्चर के बारे में। कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन अलग है और कल्चर की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। कल्चर इज द सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। तो कल्चर को हम कैसे देखेंगे? ये एक टोटल है हैबिट्स का, इसमें हैबिट्स आ जाएंगी, इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगे, जो लोगों के अंदर वैल्यूज़ होते हैं उनके दिमाग में, उनके बिलीफ सिस्टम में। कस्टम्स, जो रीति रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं। ट्रेडिशंस, जो पुराने तौर तरीके हैं। कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, जो हमारा जीवन जीने का कंडक्ट है, जो हमारा जीवन जीने का लाइफस्टाइल है, ये भी इसमें इसका पार्ट है कल्चर का। इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है कल्चर। कल्चर मीन्स, कल्चर का मतलब है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे जीवन में डेली बेसिस पे। पब्लिक लाइफ में तो चेंजेस आते हैं, सोशल रूल्स और रेगुलेशंस जो बनते हैं और जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है डिफरेंट सोसाइटीज़ के, ये सारा है कल्चर। इट इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, बस बाकी सब पहले के जैसा ही है। एक चीज़ ये ऐड हो गई है कि इसमें आइडियल्स को भी हम कल्चर का पार्ट मानेंगे। ऐसे आइडियल्स जो हमें हेल्प करते हैं हमारा जीवन को हाईएस्ट लेवल पे जीने के लिए, हाईएस्ट लेवल पे। जैसे अगर पुराने आइडियल्स को देखें तो गांधी जी ने क्या बोला था कि भाई नॉन वायलेंस एक्सेप्ट करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति से बात करना चाहिए, मन प्रेम से रहो। तो ये आइडियल्स हैं उनके। तो ये आइडियल्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छा जीवन जी सकेंगे, है ना। ऐसे और भी आइडियल्स हो सकते हैं। हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन के आइडियल्स को फॉलो कर सकते हैं, किसी पॉलिटिशियंस के आइडियल्स को फॉलो कर सकते हैं, किसी एक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये सारे आइडियल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। समझे? ये भी कल्चर का पार्ट है। इसमें देखो कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और भी चीज़ें, ये सब कल्चर का पार्ट है। देखो हिस्टोरिकल साइट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, म्यूजिक एंड डांस, आर्ट एंड लिटरेचर, नॉलेज एंड स्किल, लाइफस्टाइल, कस्टम्स, नेचुरल साइट्स नहीं, बाकी सारी चीज़ें कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। तो हेरिटेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल में देखो क्या क्या आ जाएगा, लैंडस्केप्स, ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, रिवर्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। कल्चरल हेरिटेज में सबसे पहले आएगा हिस्टोरिकल साइट्स। हिस्टोरिकल साइट्स में देखो क्या है, इतिहास में पुराने समय पर जो भी राजा महाराजाओं ने जो भी जगह बनवाई होगी वो आ जाएगा, या ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ऐतिहासिक घटना घटी होगी। जैसे वॉर्स हुए हैं, पानीपत में वॉर्स हुए हैं, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, ये हिस्टोरिकल साइट्स हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था महाभारत में, ये हिस्टोरिकल साइट्स है। साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने बनवाया था, ये हिस्टोरिकल साइट्स है। साबरमती आश्रम से उन्होंने पैदल यात्रा करी थी, कहाँ तक पैदल यात्रा करी थी? नमक कानून तोड़ा था, दांडी यात्रा, है ना। तो दांडी यात्रा, तो जो दांडी बीच है वो भी हिस्टोरिकल साइट का पार्ट है। तो हिस्टोरिकल साइट्स का मतलब जो भी इतिहास में बनवाया गया है, चाहे किला हो, महल हो या कोई और चीज़ हो, और या फिर कोई ऐसी जगह इतिहास में जहाँ पर कोई बड़ी कोई इंपॉर्टेंट घटना घटी है, उसको मानेंगे हम हिस्टोरिकल साइट। ठीक है, वो है हिस्टोरिकल साइट। दूसरा बोला है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब हो गया कि कुछ भी लिखा हुआ जो हिस्ट्री में लिखा गया है उसको बोलते हैं लिटरेचर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पोएम्स हो सकती हैं, इतिहास में पोएम्स लिखी गई होंगी, ठीक है, जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं। कहानियाँ लिखी गई होंगी, जैसे महाभारत की कहानियाँ हैं, रामायण है, ठीक है, वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, ये लिटरेचर का पार्ट है। पोएट्रीज लिखी गई हैं, समझ में आया। देन आर्ट एंड म्यूज़िक। अब आर्ट तो सभी को मालूम है, पेंटिंग्स और इसके अलावा जो क्राफ्ट करते हैं हम, वो भी आर्ट का पार्ट हो गया। ठीक है,
पुराने समय में जो भी आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुई होंगी, पेंटिंग्स करने के तरीके डेवलप हुए होंगे, स्टैच्यू बनाने के तरीके डेवलप हुए होंगे, ये सारी जो टेक्निक्स है ना आर्ट से रिलेटेड, ये है इसका पार्ट। देन म्यूज़िक हमें मालूम है, पुराने समय पे जो म्यूज़िक्स डेवलप हुए थे, जो रागास डेवलप हुए थे, राग सुर, ठीक है, ये इसका पार्ट है। नॉलेज एंड स्किल, जो भी नॉलेज पुराने समय पे डेवलप हुई थी वो इसका पार्ट है कल्चरल हेरिटेज का। जैसे कि क्या, क्योर करने की नॉलेज, क्योर मतलब ट्रीटमेंट करना। अगर कोई बीमार हो गया है तो बिना जो आजकल जो हम दवाइयाँ खाते हैं उस दवाइयों के बिना कैसे ठीक किया जाए, वो जो नॉलेज है वो इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, घर बनाने की जो नॉलेज है कि घर कैसे बनाया जाए, उनको भी तो, वो भी तो घर बनाते थे, तो वो नॉलेज इसका पार्ट हो जाएगा। ताजमहल बनाया था, किसी ने बनाया होगा तो मतलब नॉलेज थी ताजमहल जैसा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की, उस समय भी नॉलेज थी लोगों के पास, तो वो नॉलेज इसका पार्ट है। आया समझ में? लाइफस्टाइल एंड कस्टम, जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं ना, ये लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि हम खुद अपने हिसाब से जीते हैं। हम कैसे जीते हैं अपना जीवन, हम दूसरों को देख कर जीते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया गया है, हमारे माता पिता ने सिखाया है कि सुबह उठ के नहाना है भाई, ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट करो, फिर अपना काम पे ध्यान दो, थोड़ा सा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी करो, ठीक है, फिर शाम को मन प्रेम से बैठो, बातें करो पेरेंट्स से, फिर खाना खाओ, सो, मोबाइल नहीं चलाना है। ये सब क्या है, ये लाइफस्टाइल है, ये जीवन जीने का तरीका है। हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखा, पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा, उन्होंने उनसे सीखा। नेचुरल हेरिटेज, ये नेचुरल हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन है। नेचुरल हेरिटेज इज द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। तो नेचुरल हेरिटेज 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कल भी बताया था, नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ, इसको बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, प्रकृति से मिलकर बनेगा, ह्यूमंस का इंटरेक्शन होगा उसके एनवायरनमेंट के साथ, उसके अराउंड जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उससे ह्यूमंस का जब इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज, ह्यूमंस का या लिविंग बीइंग्स का। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, इंसेक्ट्स एंड वेरिड लैंडस्केप्स, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखो लैंडस्केप है, इसमें ओशंस वगैरह, एनिमल्स, रिवर्स, अलग अलग तरह की वेजिटेशन, ये दिख रहा है पिक्चर, ये है नेचुरल वेजिटेशन या नेचुरल हेरिटेज। अगर हमें एग्जाम्पल लिखना है तो मैंने कल तुम लोगों से पूछा था, तुम लोग फंस गए थे। एग्जाम्पल के मामले में क्या लिखेंगे, हम कैसे बताएंगे कि हाँ इंडियंस जो है वो नेचर के लिए रिस्पेक्टफुल है। पंचतंत्र की स्टोरीज़ और जाटका टेल्स, ठीक है, वो एक एविडेंट है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इंडियन सच में नेचर के लिए रिस्पेक्टफुल रहे हैं स्टार्टिंग से। तो देखो ये रहा, द एग्जाम्पल ऑफ आर क्लोज रिलेशन विद नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जाटक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। आर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार। हमारे जो इंडियन म्यूज़िक है ना, उस म्यूज़िक में बहुत सारे राग कैसे हैं, किसके ऊपर बेस्ड है? पीरियड ऑफ डे के ऊपर बेस्ड है। पीरियड ऑफ डे का मतलब जो दिन के अलग अलग प्रहर होते हैं ना, वो सुबह का उसको बोलेंगे मॉर्निंग वाला, देन आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, 4 प्रहर होते हैं दिन में। सिमिलरली हमारा जो ट्रीटमेंट का वे है, वो जो ट्रीटमेंट का वे है वो भी नेचुरल है। आयुर्वेदा, यूनानी, नेचर क्योर आर आल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ये सब नेचर पे बेस्ड है, कोई केमिकल वाली दवाइयाँ नहीं बन रही है, लैब में दवाइयाँ नहीं बन रही है। ये जो भी ट्रीटमेंट हम देंगे ना, ये नेचर पे बेस्ड होगा, जड़ी बूटियों का यूज़ करेंगे और नेचुरल वे से ठीक करेंगे लोगों को। ये था तरीका। फास्ट हो रहा है क्या? सही है। अब लैंडस्केप देखो, लैंडस्केप क्या है? नेचुरल हेरिटेज में फर्स्ट पॉइंट लैंडस्केप। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। ब्यूटीफुल लैंड फॉर्म्स बनते हैं क्योंकि जो लैंड है उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। क्या ऐसा है कि लैंड हर जगह एक जैसी ही है? नहीं है ना, लैंड के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे कि ये देखो, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर हिल्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है,
कहीं सिटी बनी हुई है, कहीं रिवर है, कहीं वॉल्केनो है, कहीं पर वाटरफॉल बना है, कहीं ग्लेशियर है, कहीं पॉन्ड है। अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, और अलग अलग लैंडफॉर्म्स होने की वजह से जो लैंडस्केप है वो ब्यूटीफुल बनता है। कहीं पर एक ही जगह एक ही तरह का लैंडस्केप होगा तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं होगा। इंडिया के पास बहुत डिफरेंट तरह का लैंडस्केप अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ किस तरह का लैंडस्केप मिलेगा, बताओ क्या? हिमालयाज, माउंटेन्स है यहाँ पर लॉफ्टी माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े हाई माउंटेन्स हैं। तो इंडिया के पास माउंटेन्स है यहाँ पे। सो इंडिया के पास डेजर्ट भी है ओके। ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया, कोस्ट है, मतलब इंडिया के पास समुद्री तट भी है, बीचेस भी हैं इंडिया के पास, है ना। फिर ये प्लेन, ये है प्लेन एरिया, जो प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन्स, वो है ये प्लेन्स। सो इंडिया के पास प्लेन्स भी है। यहाँ पर बहुत सारे हिल्स हैं, तो इंडिया के पास हिल्स भी हैं। समझ में आया? मतलब बहुत डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स इंडिया के पास अवेलेबल है। For example, the Himalaya is a landscape. It has endowed Indians abundantly with useful vegetations and minerals. तो जो हिमालय वाला लैंडस्केप इंडिया के पास अवेलेबल है, उसने इंडिया को बहुत सारा वेजिटेशन और मिनरल्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयाज। तो बड़े बड़े माउंटेन पीक्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ब्रिमिंग रिवर्स, ये सब किसकी देन है? हिमालयाज की देन है। गंगा, यमुना रिवर्स, बड़ी बड़ी जो रिवर्स है, ब्रह्मपुत्रा, देन इंडस रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है ना। फॉरेस्ट ऑफ तराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, फॉर एग्जांपल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज। तो हमें जो पिलग्रिमेज प्लेसेस मिले हैं वो भी हिमालयाज की देन है। हिमालयाज पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहाँ से जो रिवर्स निकल रही है, वहीं पर ये सारे मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी सारे मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं, और वहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अब हमें पढ़ना है 4.2 रिवर्स। नेचुरल हेरिटेज का सेकंड पॉइंट है ये रिवर्स। ये पिक्चर देखो और मुझे बताओ कि ये क्या हो सकता है। थोड़ा सा ब्लर है। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। लोथल उस समय, अगर आज का गुजरात है ना, तो उसके हिसाब से गुजरात का पार्ट था लोथल, ठीक है। और ये था एक पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी का मतलब है जहाँ पर मतलब पोर्ट बने हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है, और जहाँ पर समुद्री तट है और वहाँ पर जहाज आके रुकते हैं और जाते हैं, ठीक है, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना सारा प्रोडक्शन था कि उनको बाहर बेचना पड़ता था, और बाहर बेचने के लिए, फॉरेन में बेचने के लिए, अदर सिविलाइजेशंस में देने के लिए सामान को, इनके पास एक शहर था पूरा जहाँ पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती थी, और जहाज़ों में रख के ये लोग बाहर बेचते थे सामान को, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटी कहाँ पर होती थी? लोथल में होती थी। लोथल में डॉकयार्ड बना हुआ था। तो ये देखो, ये रिवर्स के थ्रू कनेक्ट है, और यहाँ पे पानी भर जाता है, यहाँ पर जहाज़ आते हैं, सामान को उतारा जाता है, सामान को भरा जाता है, जहाज़ों को आगे भेजते हैं, देन वो समंदर में जाते हैं। समंदर से फिर उनको जो भी उनकी डेस्टिनी है वहाँ पर उनको जाना होता है। 5000 साल पहले हमारे पास ये सुविधा थी, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे सामानों का। समझ में आया? ये किसकी वजह से हो पा रहा है? पानी की वजह से, रिवर्स की वजह से। Rivers have been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and Ravi. तो हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो 2 रिवर के किनारे बसी है। आमतौर पर सिविलाइजेशंस रिवर के किनारे ही बसती है।
तो इंडिया के मामले में देखो, वो सिविलाइजेशन का नाम क्या था? क्या था सिविलाइजेशन का नाम जो रिवर के किनारे बसी थी, जो इंडिया की पुरानी सिविलाइजेशन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के किनारे बसी थी? इंडस और रावी रिवर के किनारे, इसीलिए तो उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन था। कौन सी रिवर के किनारे? इंडस एंड रावी। द रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा एक्सेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो रिवर्स हैं, इतने सारे रिवर्स के नाम हमने देखे, ये रिवर्स ने इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इंडिया में स्टार्टिंग से जो सिविलाइजेशंस बनती आई है वो रिवर्स के किनारे बनी है। इंडिया में जो बड़े बड़े डायनेस्टीज़ बने हैं वो रिवर्स के किनारे बने हैं। इंडिया में जो इतना खाने के लिए एग्रीकल्चर हमें मिल रहा है वो रिवर्स की वजह से मिल रहा है। क्या क्या रिवर हमें क्या क्या दे रहा है? देखो, रिवर आर द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज़। जो भी हम घर में पानी का यूज़ होता है वो है डोमेस्टिक यूज़, पानी पीने के लिए जो आता है वो रिवर से आता है। इरिगेशन का मतलब, इरिगेशन मतलब खेतों को पानी देना, ठीक है। तो जो खेतों से हम फसल उगाते हैं उसमें इरिगेशन करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, वो पानी भी रिवर्स से आता है। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रिवर्स की वजह से, रिवर के पानी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और रिवर एक वाटर वे भी प्रोवाइड करता है हमें। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम पहले के समय पे लोग बोट में बैठ के रिवर के थ्रू जाया करते थे। मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेज। ये अदर यूजेज है, अलग से और क्या क्या यूजेज हैं रिवर्स के? देखो, मैन डिपेंडेंट था स्टार्टिंग से रिवर के ऊपर इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए। जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं वो भी रिवर की वजह से हो रही है, क्योंकि पानी तो चाहिए ना इंडस्ट्री चलाने के लिए, और पानी रिवर की वजह से आ रहा है। रिवर के अराउंड कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, फिर वहाँ से पानी की सप्लाई आएगी। बर्तन बनाना है तो मिट्टी को गीला करना पड़ेगा, उसको शेप देना पड़ेगा, वो रिवर के पानी से। प्लास्टरिंग करना है, हाउसेस बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, तो उसमें रिवर का पानी यूज़ हो रहा है। तो इसलिए सिविलाइजेशंस रिवर के किनारे बसती हैं। देखो, ये सिविलाइजेशंस के बारे में कल अपन ने देखा था। बताओ इसमें से कौन सी 3 सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है? इंडस वैली, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये 3 सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, और ये तीनों सिविलाइजेशंस रिवर के किनारे बनी हैं। कौन से रिवर के किनारे? जो इंडस वैली है वो इंडस रिवर के किनारे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, ये 2 रिवर के नाम हैं, यहाँ पर बनी है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे बनी है, ठीक है। इंडिया के रिवर्स देखो, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं इंडस रिवर, वो ये है, दिखा। और ये इस रिवर की वेरियस ट्रिब्यूटरीज जो इसको पानी देती है। समझ में आया? देन हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा, दिस इज ब्रह्मपुत्र। देन हमने गंगा के बारे में पढ़ा, गंगा, यमुना। बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ यहाँ पर डेवलप हुई हैं, यहाँ डेवलप हुई हैं। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। गंगा यमुना पेरेनियल रिवर है, सदाबहार नदियाँ हैं, ये हमेशा पानी रहेगा। अगला पॉइंट है वेजिटेशन। रिवर्स पढ़ा, उससे पहले लैंडस्केप पढ़ा, अब वेजिटेशन पढ़ेंगे। वेजिटेशन का मतलब खेती। खेती वेजिटेशन का एक पार्ट है। जो भी हमें प्लांट्स रिलेटेड मिल रहा है वो वेजिटेशन है। फिर उसमें खेती भी आ जाएगी, जो नॉर्मल ट्रीज़ के थ्रू हम जो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं वो भी आ जाएगा, फॉरेस्ट भी आ जाएगा, फॉरेस्ट भी वेजिटेशन का पार्ट है। चलो देखें,
People of India are environment lovers since ancient time. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. तो जो इंडियन लोग थे वो स्टार्टिंग से ही नेचर के प्रति और वेजिटेशन के लिए अफेक्शनेट थे, रिस्पेक्टफुल थे, उनका लगाव था वेजिटेशन के प्रति. Humans, animals, birds, etc. are dependent on trees for their food. Banyan and peepal tree and basil are worshipped in India. तो humans, animals, birds ये स्टार्टिंग से ही ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे खाने के लिए. इंडिया में बैनियन और पीपल और बेसिल ट्रीज की तो वर्शिपिंग होती है, पूजा की जाती है. देखो यहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं, है ना, पेड़ की. फॉरेस्ट से कई सारी जड़ी बूटियां मिलती है जिनसे दवाइयां बनती है. सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड, प्रॉस्पेरस, हर्ब्स का मतलब है वो जो जड़ी बूटियां होती है ना वो. पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. तो ये सभी चीज़ों ने जो वेजिटेशन से मिल रहा है हमें, इसने हमारे लाइफ को अल्ट्रा एनरिच करा, इसने हमारे लाइफ को प्रॉस्पेरस बनाया. अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो वेजिटेशन से मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं उसका इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है. किसी को खांसी हो रही है तो तुलसी के पत्ते ले लो, कुछ और चीज़ें मिला लो उसमें, तो काढ़ा बन जाएगा, उसको पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी. बुखार हो रहा है तो उसके लिए एक अलग टाइप का काढ़ा बन जाएगा. ठीक है. और फिर खाने पीने की चीज़ें तो वेजिटेशन से मिल ही रही है. देन हेल्दी रहना है तो फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स भी वेजिटेशन से मिल रहे हैं. तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है बहुत प्रॉस्पेरस बनी है वेजिटेशन की वजह से. ये इंडिया का वेजिटेशनल मैप है. अलग अलग तरह का वेजिटेशन इंडिया में पाया जाता है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन पिछले साल पढ़ा था हमने 9th में, जो हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कभी भी वहाँ पे डेसिडियस नहीं आता, पत्तियाँ नहीं गिरती हैं, पत्तियाँ गिरती हैं लेकिन एक साथ नहीं गिरती हैं, वहाँ पे पतझड़ का मौसम नहीं आता, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन. जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर ये फॉरेस्ट होगा. ट्रॉपिकल डेसिडियस, देखो इतना बड़ा लार्ज है ट्रॉपिकल डेसिडियस. माउंटेन फॉरेस्ट, ये माउंटेन फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलेगा कोस्टल एरिया के पास. देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में. ठीक है. अभी एक हिंट दी है जस्ट. अब आ गया वाइल्ड लाइफ. वेजिटेशन हो गया, अब वाइल्ड लाइफ. इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम. इट्स अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर. तो यहाँ पर क्या, यहाँ की जो कंट्री है, इंडिया की जो कंट्री है, यहाँ पर लोग कैसे हैं, एनिमल लवर हैं. ठीक है. मतलब प्राणियों से, जीव जंतुओं से, जानवरों से प्रेम है सभी को, उनके प्रति रिस्पेक्टफुल हैं इंडियंस. और हम कैसे कह सकते हैं कि हम इंडियंस नेचर के लिए या फिर एनिमल्स के लिए रिस्पेक्टफुल हैं? कैसे कह सकते हैं? ऐसा क्या किया हमने? अगर तुम लोग ध्यान से सोचोगे तो जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उसमें कई सारे ऐसे अवतार हैं जो एनिमल्स पे बेस्ड हैं. हनुमान जी को देखो, गणपति को देखो. ठीक है. देन विष्णु जी के अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे अवतार किस पे बेस्ड है? एनिमल्स पे. मछली के ऊपर, पिग के ऊपर, लायन पे, मंकी, देन एलिफेंट, है ना. तो और इसके अलावा गॉड्स एंड गॉडेसेस की जो व्हीकल्स हैं वो भी एनिमल्स को बनाया गया है. तो उससे भी समझ में आता है कि हाँ भाई, हम लोग स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो एनिमल्स की रिस्पेक्ट करे. और रिस्पेक्ट कब करेगी? जब भगवानों से जोड़ दिया जाए. तो भगवानों से जोड़ दिया ना, शेरों वाली माता, दुर्गा माता, उनका वाहन कौन है? शेर या टाइगर है. ओके. देन भोलेनाथ का वाहन नंदी, बैल. गणपति का चूहा, है ना. कार्तिकेय पीकॉक. तो ये सब चीज़ें डिफाइन करती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो चाहते थे स्टार्टिंग से ही कि हम लोग रिस्पेक्ट करें एनिमल्स की. टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूज, लिजर्ड, porcupine like many such organisms are found and seen. तो ये एनिमल्स, इसके अलावा और भी बहुत तरह के एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं. एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. तो जो एशियाटिक लायन है ना, एशिया तो बहुत बड़ा है
लेकिन एशियाटिक लायन आज के समय पर केवल गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, गुजरात की। Our religious beliefs have given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. तो हमारे रिलीजियस बिलीफ ने क्या किया कि हमारे जो धर्म था उसने क्या किया, बहुत सारे गॉड गॉडेसेस को व्हीकल दिया, किसका, जानवरों का। और अब हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन जानवरों को रिस्पेक्ट दें। Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horses and bull. तो ये तो एंशिएंट बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई गॉड गॉडेसेस के जो व्हीकल्स हैं वो जानवर हैं, रिस्पेक्ट करनी है। अब अगर मॉडर्न बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जानवरों का ख्याल रखने की बात करी है। हमारी जो करेंसी है, जो करेंसी हम यूज़ करते हैं, जो नोट हम यूज़ करते हैं, उस पर भी जानवरों के फिगर्स दिखेंगे हमें, ठीक है। तो जानवरों के फिगर्स दिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि भाई हमें रिस्पेक्ट करनी है जानवरों की। जानवर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एनिमल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने नेशनल करेंसी का पार्ट बनाया है उनको। इसके अलावा फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन इनेक्टेड। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि रिस्पेक्ट करो, जानवरों को व्हीकल बना दिया गॉड गॉडेसेस का, करेंसी में छाप दिया, ये सब नहीं है। इसके अलावा और भी स्टेप्स लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? हमने कानून बनाए हैं जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमने वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाए हैं, ठीक है, जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कानून को फॉलो नहीं किया जाए तो उसके लिए पनिशमेंट भी निर्धारित करी है। अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करेगा और जानवरों को हार्म करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये पढ़ लिया हमने अभी तक नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। बताओ कौन कौन से पॉइंट पढ़े? 4 पॉइंट। लैंडस्केप और रिवर और क्या बोलो? वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। 4 पॉइंट पढ़े हमने, चारों अच्छे से समझ में आया? कुछ डाउट है? आगे बढ़े। नींद आ रही है? ये स्टैचू को देखो, क्या है ये? 4 लायंस। ओके, किसने बनाया होगा? एनी आइडिया? ये कहाँ दिखता है आज के समय पर? कहाँ दिखता है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या? करेंसी पे दिखता है। ये हमारा नेशनल एम्बलम है। क्या है? नेशनल एम्बलम, सिंबल है हमारा, ठीक है, ये 4 लायन वाला। और किसने बनाया था? ये सारनाथ के पिलर पे दिखता है, सारनाथ के पिलर पर, जो कि अशोक ने बनाया था। सम्राट अशोक का नाम सुना है? उन्होंने इसको बनवाया था और वहाँ से हमने अडॉप्ट किया है ये एज अ नेशनल एम्बलम। सो अब ये कल्चरल हेरिटेज पढ़ना है। India has gifted to the world a diverse and rich heritage. Cultural heritage is a man-made heritage, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज क्या है? man-made heritage है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। तो सिर्फ एक लाइन नहीं लिखनी है, इसके आगे भी लिखना पड़ेगा कि जो भी क्रिएट किया है ह्यूमंस ने अपनी टेक्निक्स के थ्रू, अपने विजडम के थ्रू, आर्ट के थ्रू और स्किल्स का यूज़ करके, उसको बोलेंगे कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। जो भी ह्यूमंस ने क्रिएट किया है खुद से। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, तो देखो स्टार्टिंग आर्यंस से हुई थी। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने भी बहुत कुछ क्रिएट किया था अपनी स्किल, नॉलेज, टेक्निक, विजडम का यूज़ करके। उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन बना दी थी, उन्होंने पूरे शहर बना दिए थे। उसके बाद आर्यन से शुरुआत होती है। आर्यंस ने कंट्रीब्यूशन दिया, क्षत्रप ने कंट्रीब्यूशन दिया, कुशान, हुन्स, पर्शियंस, तर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा, कास्ट एंड ट्राइब्स, ये सारे इंडिया में आए एक एक करके। ये सारे फॉरेनर्स थे, एक एक करके इंडिया में आए और इन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के कल्चर को और आगे बढ़ाने में और प्रॉस्परस बनाने में। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम रिच। तो इन सब लोगों, ये सब लोगों के कल्चरल एक्सचेंज के वजह से इंडिया का कल्चर कैसा बना? बहुत ज़्यादा रिच बना।
देखो, डिज़ाइंस, डांस फॉर्म्स, लैंडस्केप, ये मीनार्स, कुतुब मीनार, मॉन्यूमेंट्स, मेकअप वगैरह, ये क्या है? ये शायद कुछ डांस फॉर्म्स है या कुछ ड्रामा है, ऐसा कुछ है। तो ये सब तुम्हें दिख रहा है, ये सब कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, ये सब मैन ने क्रिएट किया है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था ना, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड? प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है, हिस्टोरिक पीरियड समझो पहले, हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है ऐतिहासिक समय, ठीक है, इतिहास का समय। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कोई चीज़ ऐतिहासिक है, सच्चाई है, इसमें सच्ची घटना है या ऐसी है? अगर हमें किसी भी समय के बारे में पढ़ना है, लेट्स से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है, तो मौर्यन एम्पायर जब रहा होगा तब उसने बहुत सारी एक्टिविटी करी होगी, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाए होंगे, तो वो मॉन्यूमेंट्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उस मॉन्यूमेंट्स पे जो भी हमने स्टडी किया है, जो भी शहरों के ऊपर स्टडी किया है, उसको हम मिलाते हैं उनके लिटरेचर से, जो भी वो लिख कर गए होंगे, चाहे पत्थरों पर लिख कर गए होंगे, मंदिर की दीवारों पर लिख कर गए होंगे, या पत्तों पर लिख कर गए होंगे, जिस भी चीज़ पर लिख कर गए हैं, जो भी रिटन एविडेंस मिल रहा है हमें, उस रिटन एविडेंस को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और क्रॉस चेक करते हैं, तब बनता है हिस्टोरिक पीरियड। समझ में आया? प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब उससे भी पहले का, मतलब एक ऐसा समय जब ऐतिहासिक घटना तो घटी थी, कुछ हुआ तो था, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसको साबित करने का कि हाँ भाई ये चीज़ सच्ची है ही है। और साबित कैसे होता है? रिटन एविडेंस से साबित होता है। हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, हम उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड मानते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड इसलिए मानते हैं क्योंकि वो लोग लिख कर तो बहुत कुछ गए थे, स्क्रिप्ट तो थी उनके पास, बट उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। समझ में आया? जो मौर्यन एम्पायर था, उन्होंने संस्कृत में कुछ लिखा, उसको हमने समझ लिया, तो बन गया हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सिंबल्स में लिखा था कुछ, और वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए उसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। अंडरस्टूड? क्या डिफरेंस होता है हिस्टोरिक पीरियड में और प्री हिस्टोरिक पीरियड में? उसके पहले का कोई शार्प डिफरेंस नहीं होता। हिस्टोरिक पीरियड का मतलब ऐसा समय जब कुछ लिखा गया है और उसको हम समझ रहे हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब ऐसा समय जब कुछ लिखा गया है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके कुछ लिखित एविडेंस नहीं है हमारे पास, रिटन एविडेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात हो रही है कि हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था वर्ल्ड में कल्चरल हेरिटेज के मामले में, तो मतलब किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, ठीक है। अभी देखो ये वर्ड भूलना नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर करके चलो। जो तुम्हारे 7 चैप्टर्स हैं ना हिस्ट्री में, 7 चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा बार बार। समझ गए? इंडिया की शुरुआत हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से 5000 साल पहले। तो अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताना है ना इतिहास में, तो वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? समझे? द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कितना साल पुराना है? 5000 ईयर्स ओल्ड है। मतलब किस समय का है? किस समय का है? तुरंत ही भूल जाते हो। 5000 ईयर्स ओल्ड मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। तो जो रिमेन्स है ना, रिमेन्स का मतलब होता है जब कोई शहर बनता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद उसके कुछ रिमेन्स बचेंगे, उसको बोलते हैं रिमेन्स, ठीक है। तो कुछ बचा हुआ है। तो ये 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से हमें ये मिला, ये है रिमेन्स। ये स्टैचू है जो उन लोगों ने बनाया था। अब ये स्टैचू को देखकर, ये स्टैचू जो कि 5000 साल पहले बना है, क्या समझ में आ रहा है इसको देखकर? क्या समझ में आ रहा है हमें? क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये स्टैचू से?
5000 साल पुरानी क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इससे, बताओ। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उनके पास ये डिज़ाइन बनाने की कला थी, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। अगर स्टैचू में ऐसा कोई कपड़ा पहना हुआ है जिसमें ऐसा फ्लोरल डिज़ाइन बने हुए हैं, मतलब लोग पहनते होंगे इस तरह के डिज़ाइनर कपड़े, मतलब उनके पास कपड़े बनाने की कला थी, उनके पास डिज़ाइंस बनाने का सेंस था, उनके पास देखो इसकी हेयर स्टाइल देखो, दाढ़ी वगैरह एकदम मस्त बनी हुई है, मतलब फैशनेबल थे। उनके पास ऑर्नामेंट बनाने की भी स्किल थी, ऑर्नामेंट पहना हुआ ये है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो 5000 साल पहले ये सब चीज़ें होती थी इंडिया में। ये देखो, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ये स्टैचू है, ये कुछ बर्तन वगैरह है, ये बुलक कार्ट है टॉय वाला, ये बर्तन है, ये डिज़ाइन है। ये सारे स्किल हमारे पास थी इतने साल पहले। On seeing the remains of the figures of gods and goddesses, humans, animals and several toys as well as the sculpture of bearded man, ये है sculpture of bearded man, समझ में आया, bearded मतलब दाढ़ी वाला man, and the statue of dancer, ये है statue of dancer। One feels self-esteem and pride in our cultural heritage। तो हमें ये सब चीज़ें देखकर खुद पर गर्व महसूस होना चाहिए कि यार 5000 साल पहले जब पूरे अर्थ पर कुछ नहीं था, तब इंडिया में ये सब था, इतने हम डेवलप्ड थे, इतना आगे थे हम दुनिया से। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलक और लॉयन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस of modern era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form of the Kalkhand statues of Jain Tirthankars, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty। तो ये भी चीज़ें इंडिया में बनी थी। क्या क्या चीज़ें हैं ये? फिगर ऑफ बुलक या लॉयन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मॉडर्न एरा, क्या है ये, क्या बोला जा रहा है? फिगर ऑफ बुलक या लॉयन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस, उल्टे लोटस के ऊपर लॉयन का फिगर बना हुआ है। कुछ याद आ रहा है? क्या चीज़ है? हाँ, नेशनल एम्बलम, जो जस्ट अभी हमने ऊपर फोटो देखी थी, उल्टा लोटस, उसके ऊपर 4 लायन। कौन से पीरियड का था वो? कौन से पीरियड का था? किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। अशोक मॉडर्न पीरियड के थे, मॉडर्न पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत बाद में आई, ठीक है। फिर गौतम बुद्धा के स्टैचूज बने हैं जगह जगह, ये देखो गौतम बुद्धा का स्टैचू बनाया हुआ है। कालखंड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकार, ये जैन तीर्थंकार के स्टैचू बने हुए हैं। एलोरा केव बने हुआ है, केव मंदिर बने हुए हैं, ये देखो, ये जैन तीर्थंकार, ये गौतम बुद्धा का स्टैचू। ये दिखाता है, ये तुम्हें पता है, ये पूरा जो स्टैचू बनाया है ना, पूरा ये एक ही पत्थर को, एक ही चट्टान को तोड़कर बनाया है। सोचो कि कितने स्किलफुल लोग रहे होंगे, कितने स्किल रहा होगा उनके पास कि एक ही चट्टान को तोड़कर ये स्टैचू बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से पत्थर लाए हैं, उसको बनाया, फिर बुलडोज़र की मदद से, क्रेन की मदद से इसको जॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक चट्टान, एक माउंटेन था वो, जिसको ऐसा तोड़कर ये बनाया है। इतना स्किलफुल थे हम लोग। आर कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट्स, अब देखो हमारे कल्चरल हेरिटेज में और क्या क्या चीज़ें आती है। हमारे कल्चरल हेरिटेज में पैलेसेस, महल, बिल्डिंग, स्कल्पचर, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम, फोर्ट्स एंड गेट्स, ये सब चीज़ें क्या है? कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, तो हमारे आज़ादी की लड़ाई में जो भी जगह हम लोग गए थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिस जगह का इन्होंने यूज़ किया था, जहाँ पर हमारी फ्रीडम मूवमेंट्स की कुछ घटनाएं हुई थी, वो भी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। जैसे कि साबरमती आश्रम गांधी जी ने बनवाया था लोगों को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। दांडी, जहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। देन बारडोली में सत्याग्रह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वारधा, शांति निकेतन, ये रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम है। दिल्ली में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं।
तो ये सारे फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड प्लेसेस हैं जो कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है? क्या केवल प्लेसेस ही हैं? सिर्फ प्लेसेस तो नहीं है, और भी चीज़ें हैं। देखो क्या, लैंग्वेज, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारी डिस्कवरीज इंडिया ने करी है एंशिएंट टाइम में। क्या क्या चीज़ें हैं ये? लैंग्वेज हमको मालूम है, भाषा, हमने अलग अलग भाषाएं डेवलप करी इंडिया में। स्क्रिप्ट, व्हाट इज स्क्रिप्ट? जो हम लिखते हैं ना, जो हम लेटर्स यूज़ करते हैं उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जो हिंदी लिखने के लिए हम जो लेटर्स यूज़ करते हैं उसको देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ जीरो, जीरो की डिस्कवरी की थी हमने। मैथमेटिक्स बनाया, कैलेंडर बनाया। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो भविष्य वगैरह बताते हैं, सॉरी जो स्पेस से रिलेटेड जो है स्टडी, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसको। आयरन, आयरन यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी आयरन की। लिटरेचर बने हैं, रिलीजन हमारे यहाँ पे बने हैं वेरियस। युद्ध शास्त्र, युद्ध शास्त्र का मतलब होता है लड़ाई लड़ने की टेक्निक्स। ठीक है, वॉर लड़ने की टेक्निक्स। तुमने वो सुना है ना चक्रव्यूह? चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह, हाँ महाभारत था, उसमें चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था, है ना? तो वो चक्रव्यूह क्या है? ये है युद्ध शास्त्र है, वो लड़ाई लड़ने की टेक्निक है। वो बाहुबली मूवी देखिए ना, बाहुबली, उसमें बाहुबली 1, उसमें लास्ट में लड़ाई होती है। कौन सा व्यू बनाता है वो? त्रिशूल व्यू। वो सब लड़ने की टेक्निक्स हैं। हमारे पास लड़ने की भी टेक्निक्स हुआ करती थी। देन चैरियट, चैरियट मतलब होता है रथ, रथ, रथ बनाना भी आता था। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर डेवलप हुआ। जूलॉजी, जो जानवरों से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको जूलॉजी बोलते हैं। पेड़ पौधों से रिलेटेड जो स्टडी है उसको बॉटनी बोलते हैं। वास्तुशास्त्र, घर बनाने से रिलेटेड जो स्टडी है, जो साइंस है, हाउस बनाने से रिलेटेड कि कहाँ पे कमरा होना चाहिए, कहाँ पे बालकनी, कहाँ पे मंदिर, कहाँ किचन, ठीक है, उसको बोलते हैं वास्तुशास्त्र। रिलीजन हमको मालूम है, धर्म। रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने की टेक्निक। जुडिशरी मतलब इंसाफ करने की टेक्निक, न्याय देने की। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, कि कैसे जनता मिलकर पूरा रूल करेगी, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि कैसे हम नेचर को बचाएं। ये सारी डिस्कवरीज इंडिया में पहले हो चुकी है। ओके, ये हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, जो हम कल पढ़ेंगे। समझ में आया? कुछ डाउट है? बोरिंग लेक्चर है?